Hello everyone, good morning all of you. वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरणीय रसायन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पर्यावरण रसायन से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है पर्यावरण रसायन, इसके अंतर्गत किस किस चीज का स्टडी किया जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण रसायन विज्ञान जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ये प्रदूषण, ये पर्यावरण को, जो हमारा एनवायरमेंट है, इसको प्रभावित करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं और पदार्थ की समझ को प्रदान करता है। ठीक है, यह समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन और व्यापक पारिस्थितिक तंत्र जो कि इकोसिस्टम है, इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे और आपस में कैसे क्रिया करेंगे। यहाँ पर्यावरण रसायन विज्ञान के अंतर्गत आमतौर पर शामिल की जाने वाली जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसका डिटेल में अवलोकन करेंगे। ठीक है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान जो है, पर्यावरण रसायन विज्ञान, इसमें प्रमुख विषय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, की टॉपिक्स इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन विज्ञान का परिचय, यानी इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पर्यावरण रसायन यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट में होने वाली जो भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जो भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, इनका अध्ययन करते हैं यानी इनकी स्टडी करते हैं, जिसमें प्रदूषक और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम उसको किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण रसायन विज्ञान है, इसके अंतर्गत पर्यावरण में होने वाली रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जिसमें प्रदूषक और पारिस्थितिक तंत्र पर होने वाले प्रभाव भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है, क्षेत्र। इसमें वायु यानी एयर, वाटर यानी जल, सॉइल यानी मृदा, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो वायु, मृदा, जल और उसके साथ साथ जो भी इसके कंपोनेंट्स यानी घटक हैं, इन घटकों पर मानवीय गतिविधि को प्रभावित करने के लिए जो भी इसमें घटक पाए जाते हैं उसको शामिल किया जाता है। यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत वायु, मृदा, जल और उसके साथ साथ जो भी इसके घटक होते हैं, इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन, देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है। वायु की संरचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है उसकी मात्रा नाइट्रोजन की है, जो कि 78% होती है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो भी मात्रा होती है, क्वांटिटी, वो 21% होती है। तथा जो बाकी अदर गैसेस हैं, जैसे आर्गन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, नियोन, आर्गन, जो भी गैसें हैं, ये बाकी सभी 1% के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो गैसों को मिलाकर ही 99% कवर कर लेता है। जो हमारे वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, इस तरीके से ये टोटल 99% में दो गैसें आ जाती हैं। बाकी जो भी गैसें हैं वो 1% के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं, वायु प्रदूषकों के प्रकार, यानी किस किस के द्वारा, मतलब किस टाइप का वायु प्रदूषण हो सकता है। प्राइमरी, प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित, यानी जो प्राइमरी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमें डायरेक्टली दिखाई देते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये हमारे वातावरण को डायरेक्ट रूप से उत्सर्जित करके उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है द्वितीयक प्रदूषक, यानी जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जैसे ओजोन और धुंध। ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक ओजोन, धुंध की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, यानी जो सेकंड नंबर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो फर्स्ट नंबर के पॉल्यूटेंट से निर्मित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर, यानी पीएम। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, यानी कणकीय पदार्थ, यानी जो हवा में मिले हुए, जो हवा में निलंबित सूक्ष्म कण होते हैं जैसे धूल, कालिक, तरल बूंदें। ठीक है। यानी जो हवा है इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण जैसे धूल, कालिक, तरल बूंद। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इसमें मिले होते हैं। ठीक है। यानी जो डस्ट है, ठीक है, सूट, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में मदद करते हैं, यानी उसको पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें एक फैक्ट्री को दिखाया गया है। इसमें देखिए यहां से ये इस तरीके से ये जो धुआं निकल रहा है ये सब क्या है, हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में मिल जाता है, जिससे जो वातावरण में जो भी गैसेस हैं उसको प्रदूषित करने में क्या करती है, मतलब प्रदूषित कर देती है। ठीक है। और जब कहीं पे हम फैक्ट्री के आसपास जाते हैं तो क्या होता है, हमारा वहां पे दम सा घुटने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है, वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जैसे वाहन आपने देखे होंगे, जो गाड़ियों के सिलेंसर वगैरह होते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, तो अगर हम उसके पास से गुजर जाए तो एकदम हमें एक घुटन सी महसूस होती है, जो कि क्या होती है, उतना जो कम एरिया होता है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यही सब क्या है, ये एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन के जो भी सोर्स हैं, क्या क्या सोर्स हैं इसके, वायु प्रदूषण के स्रोत, जैसे कुछ नेचुरल सोर्सेस होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्रोत होते हैं। ठीक है। नेचुरल सोर्सेस में क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, तो उससे जो लावा निकलेगा, या उससे जो लावा मतलब जो आग निकलती है, उससे क्या होगा, वहां का वातावरण जो होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रदूषित हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग, उससे भी क्या होगा, धुआं निकलेगा, तो उससे भी हमारा वातावरण पॉल्यूटेड होगा। धूल के तूफान, जब आंधी बहुत तेज आती है या चक्रवात जैसे आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये धूल वगैरह उड़ती है, तो ये सब क्या करते हैं, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये सभी नेचुरल सोर्सेस होते हैं। जैसे ज्वालामुखी एक नेचुरल हो गया, जंगल में लगी आग वो भी नेचुरल ही होती है, धूल, आंधी जब आती है तो धूल उड़ती है, ये सब नेचुरल सोर्सेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मानव जनित, ह्यूमन मेड सोर्सेस, यानी जो मनुष्य के द्वारा जो भी सोर्सेस हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे वाहन मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं,
कारखाने भी मनुष्य के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, फैक्ट्रीज, और जो भी पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली संयंत्र, वहां से भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो मानव जनित में व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड सोर्सेस हैं जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूटेट करने में भूमिका निभाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन, ये हमारे वातावरण को या हमारे शरीर को किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी जो हमारा हेल्थ है उसको किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे श्वसन रोग, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज, ठीक है, श्वसन रोग, हृदय रोग, जो एयर पॉल्यूशन होता है, धूल धुआं, इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में श्वसन रोगी बढ़ जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये काफी मात्रा में आजकल होने लगी है। हार्ट डिजीज यानी हृदय से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं, जैसे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करती है, ये हमारे वातावरण में क्या करती है, मिल जाती है, जब बारिश होती है तो उसके साथ ये जमीन पर आती है। ठीक है, यानी जो बारिश होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड मिली हुई वर्षा होती है, तो वह वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ही लॉस होता है, जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, उसको भी क्या होता है, हानि पहुंचती है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल का रंग पहले व्हाइट हुआ करता था, लेकिन अब उसका रंग हल्का पीला पड़ गया है, किस कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण, यानी अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन। ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन के कारण। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ये सब किस कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी ठंड क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। पहले ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, लेकिन अब क्या होता है, ठंड बहुत कम मात्रा में पड़ती है। इसका कारण ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी अप्रैल में ही इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगी है, अभी तो मई जून, इसमें तो और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ये सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, नेक्स्ट, नियंत्रण के उपाय, इसको किस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल। नियंत्रण के उपाय, उद्योगों में स्क्रब्स का उपयोग, हरित ऊर्जा स्रोत उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियां, यानी जो इंडस्ट्रीज है उसमें स्क्रब का उपयोग किया जाए। ठीक है, यूज ऑफ स्क्रब इन इंडस्ट्रीज। हरित ऊर्जा स्रोत, जो ग्रीन हाउसेस होते हैं, ग्रीन एनर्जी सोर्सेस, यानी जो वाहन होते हैं उनमें क्या किया जाए, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसी तरीके से उत्सर्जन, जो भी फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रीज, तो उनसे निकलने वाला जो भी उत्सर्जन होता है, धुआं या उससे जो कूड़ा कचरा होता है, वो सब, उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन। ये हमारा एयर पॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। देखिए, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जल की गुणवत्ता, यानी जो वाटर की क्वालिटी है, जैसे मीठा पानी, ठीक है, या कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जल की गुणवत्ता है, वाटर की क्वालिटी, वो पीने के लिए, कृषि
यानी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यानी अच्छा जल, अच्छे जल पीने के लिए अच्छा होता है, यानी कोई भी बीमारी नहीं लगती है। ऐसे ही कृषि में भी हमें अच्छा ही जल प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फसल को कोई भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ठीक है, अब इसी तरीके से जल प्रदूषण के प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार हैं जल प्रदूषण के। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, रासायनिक प्रदूषक यानी केमिकल पॉल्यूटेंट्स, भारी धातुएं जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे सीसा, लेड, पारा, मरकरी। ठीक है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स, यानी जो भारी धातुएं सीसा, पारा, ठीक है, ये क्या है, भारी धातु। और कीटनाशक पदार्थ जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो भी फसलों में यूज किए जाते हैं, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, ये भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स ये भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, जब ये सभी किस में मिलेगा, नदियों में जाएगा, नदियों में क्या होगा, फिर वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैविक प्रदूषक, जैविक प्रदूषक रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या होते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। जब जल में क्या होंगे, बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ अगर इसमें जल में मिल जाएंगे तो ये जल को हानि पहुंचाएंगे और उसे पॉल्यूटेड कर देंगे। ठीक है, जल प्रदूषण के स्रोत, क्या सोर्सेस हैं जो कि जल को पॉल्यूटेड करेंगे, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज निर्वहन, कृषि अपवाह यानी औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। क्या होते हैं ये, जो उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल, वो क्या होता है, ये नदियों में चला जाता है। ठीक है, नदियों में जब चला जाएगा तो क्या होगा, जो नदियां होंगी वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी और जल प्रदूषण का कारण बनेंगी। ऐसे ही सीवेज निर्वहन, सीवेज मतलब जो मल मूत्र के नाले वगैरह होते हैं, जो नाले, ठीक है, जो नालियां हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं, जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में नाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सीधे डायरेक्टली नदियों में मिले होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये वाटर को प्रदूषण करते हैं। ठीक है, कृषि अपवाह, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। ठीक है, कृषि से भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, यानी जो कृषि में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा, तो उसको अगर हम फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इसको बोलते हैं सुपोषण। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अत्यधिक पोषक तत्व जैसे उर्वरक से जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पोषक तत्व होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर से, तो जो जल के स्रोत होते हैं उसमें क्या होता है, जो वाटर बॉडीज, उसमें शैवाल की मात्रा, जो शैवाल है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जब जल में शैवाल की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, शैवाल की मात्रा अधिक होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिससे जलीय जीवन को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, लॉस होता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वो यूट्रोफिकेशन होती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अत्यधिक पोषक तत्व जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं
जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है और जलीय जीवन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अब जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। किस तरीके से ये वाटर पॉल्यूशन हमारे वातावरण को प्रभावित करता है या हमारे मानव जीवन पर प्रभावित करता है। तो दूषित पेयजल से क्या होता है, अगर हम जो वाटर है दूषित है, ठीक है, कंटेमिनेटेड, ठीक है, दूषित वाटर से क्या होगा, हैजा, हैजा नाम की बीमारी होती है। हैजा यानी कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री यानी पेचिस। ठीक है, तो हैजा यानी कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री यानी पेचिस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं प्रदूषित जल से। ठीक है, नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का विघटन होता है। जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, जहां पर बहुत से जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, अगर जल प्रदूषण होगा तो उसी को जीव जंतु क्या करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बायोडायवर्सिटी, इसमें भी कमी होगी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी में भी कमी होगी। ठीक है, अब नियंत्रण के उपाय, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वाटर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सीवेज उपचार, सीवेज का ट्रीटमेंट, यानी जो विभिन्न प्रकार के सीवेज है, नाले वगैरह है, उनको पानी में मिलने से, वाटर में मिलने से रोका जाए। अपशिष्ट जल प्रबंधन, यानी जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको भी रोका जाए। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन, यानी जो पर्यावरण अनुकूलन उर्वरक होते हैं, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड, इनका उपयोग किया जाए। जो भी कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं या कृषि के क्षेत्र में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में रोक सके। ठीक है, तो जो भी खाद का प्रयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो वो इको फ्रेंडली हो, तभी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए, इस डायग्राम के द्वारा समझ लीजिए, जैसे ये एक वाटर स्रोत है। ठीक है, अब इसमें ये जो क्या है, ये सीवेज है, बड़े बड़े नाले। अब इसमें से क्या हुआ, ये गंदा पानी इसमें मिल गया। ठीक है, यहां से ये वेस्ट मटेरियल है, बॉटल्स वगैरह है, ये बॉटल्स पड़ी हुई है प्लास्टिक वगैरह की। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सब प्लास्टिक पदार्थ है, ये जल को पॉल्यूटेड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब क्या हो गया, ये गंदा पानी हो गया, यहाँ पर देखिए साफ पानी है और ये सब पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इस तरीके से जब ये यहाँ पर ये मिलेगा तो ये क्या करेगा, पानी को, जल को पॉल्यूटेड कर देगा, जो कि इसमें रहने वाले जीव जंतु भी उससे प्रभावित होंगे, उनका जीवन भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोडायवर्सिटी का भी विघटन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की, यानी मिट्टी का प्रदूषण क्या होता है। जो मृदा प्रदूषण है वो किस तरीके से होता है। जो मिट्टी होती है उसमें अनेक विषैले रसायन या अपशिष्ट की उपस्थिति होती है, यानी जब मिट्टी में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक केमिकल और वेस्ट जब उस सॉइल में मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनेंगे। ठीक है, अब सॉइल प्रदूषण के जो भी सॉइल पॉल्यूशन है, इसके सोर्सेस क्या है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर केमिकल्स, कृषि रसायन जैसे कीटनाशक, हार्बिसाइड, शाकनाशी और अनुचित अपशिष्ट निपटान। ठीक है, जैसे समझ लीजिए मृदा प्रदूषण किस तरीके से होगा, इसके क्या सोर्सेस हैं,
जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल होता है, अब वेस्ट मटेरियल क्या करेंगे, इधर से उधर फेंक दिया, कूड़ा कचरा को बाहर जाके किसी मैदान में फेंक दिया, वो मिट्टी में मिलेगा। जब मिट्टी में मिलेगा तो क्या होगा, जो मृदा प्रदूषण का कारण बनेंगे। इसी तरीके से खेतों में विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, फसलों पर छिड़काव करते हैं, जैसे कोई कीटनाशक लग जाए या घास की दवाई, जैसे गेहूं वगैरह, धान वगैरह में घास की दवाई लगती है, ठीक है, यानी पेस्टिसाइड्स। तो उससे भी क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होने में सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अनुचित अपशिष्ट निपटान, जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, प्लास्टिक है, इसको बाहर जाके फेंक देते हैं मैदानों में, और ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है ये कभी भी गलती नहीं है, ठीक है। ये जब गलेगी नहीं तो ये क्या करेगी, हमारे जो मिट्टी होती है उसको पॉल्यूटेट कर देगी, ठीक है। तो ये सॉइल पॉल्यूशन का कारण होते हैं, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव देखिए, ये किस तरीके से प्रभावित करती है, मृदा प्रदूषण किस तरीके से प्रभावित करता है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, डिक्रीज फर्टिलिटी, यानी प्रजनन क्षमता में कमी होगी, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं का संदूषण, ठीक है, कंटेमिनेशन ऑफ फूड चेन, और हार्मफुल इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, जैसे कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी फर्टिलिटी में कमी आएगी, ठीक है, प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है। खाद्य श्रृंखलाओं का संदूषण, यानी खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है उसको भी प्रभावित करेंगे। मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे कैंसर नामक एक डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे जैविक खेती, यानी जो खेती की जाती है कृषि के क्षेत्र में, जो भी खेती की जाती है उसमें जैविक खेती का उपयोग किया जाए, ठीक है, जैविक खेती का उपयोग किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जैसे घर का कूड़ा कचरा होता है या गाय भैंस से जो भी गोबर होता है उसकी खाद बनाई जाए और उस खाद का प्रयोग फसलों में किया जाए, तो इस प्रकार की खेती को जैविक खेती कहा जाता है, ठीक है। और जो यूरिया है, डीएपी है, ये सब क्या होती है, ये जैविक खेती नहीं होती है, ठीक है। जैविक खेती जो कूड़ा कचरा है उसको सड़ा गला के, जैसे गेहूं धान है, अब गेहूं धान काट लिए, उसके बाद जो उसका अपशिष्ट बचेगा उसकी क्या किया जाए, उसी में उसको गला दिया जाए, जिससे वो सड़ गल कर एक खाद का रूप ले लेगी, यानी जो जैविक खाद बन जाएगी, और उसी से क्या होगा, जैविक खेती का प्रयोग होगा, ठीक है। अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी, यानी जो फैक्ट्रियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, और उचित निपटान विधियां, यानी जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है, अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल, उसका उपचार वही फैक्ट्रियों के द्वारा ही किया जाए, उसको विभिन्न प्रकार की मेथड के द्वारा निपटान किया जाए, यानी डिस्पोज किया जाए, वेस्ट मटेरियल को विभिन्न प्रकार के मेथड्स के द्वारा डिस्पोज किया जाए और बाहर ना फेंका जाए, जिससे सॉइल प्रदूषण से बचा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये सॉइल पॉल्यूशन, यहां कोई भी मिट्टी है, ये इस तरीके से ये मिट्टी है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, इनको कहां फेंक दिया गया है, मिट्टी में फेंक दिया गया है।
जैसे ये प्लास्टिक की बोतल दिख रही है, ठीक है, तो ये प्लास्टिक की बोतल है जिसको मिट्टी में दबा दिया है, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल गलेगी नहीं, ये क्या करेगी, इससे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स निकलेंगे जो मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी क्या होगी, प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैसें होती है। ठीक है, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प यानी ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। जलवाष्प मतलब होता है वाटर वेपर, ठीक है, यानी जल की भाप। ठीक, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आते हैं। अब ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी क्रिया विधि किस तरीके से होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकते हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, यानी ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसमें मिल जाएंगी और उसकी गर्मी को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का बढ़ता स्तर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी मौसम की घटनाएं, तूफान, सूखा, यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो ध्रुवों पर, जो पोल है, ध्रुव, अंटार्कटिका, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन पर क्या होता है, बहुत सी बर्फ है, यहां पर क्या है, बर्फ। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वो बर्फ क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक, यानी जब बर्फ पिघलेगी, बर्फ नीचे आएगी और वो समुद्र में जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और क्या होगा, जिससे मौसम की घटनाएं जो होती है वो असमय ही आने लगेंगी, यानी अपने समय पर नहीं आएंगी, असमय ही आने लगेंगी। जैसे तूफान, सूखा, बारिश का ना होना, ये सब घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। ठीक है, इस तरीके से अब मिटिगेशन स्टडीज यानी इसकी क्या रणनीतियां होनी चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी, जो कार्बन है उसके उत्सर्जन में, कार्बन एमिशन में रिड्यूस किया जाए, यानी उसमें कमी की जाए, और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है, ये नवीकरणीय सोर्सेस हैं जिनका उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ठीक है, अब ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे जो वायुमंडल है वो 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उन 5 परतों में
एक जो सेकंड नंबर, नीचे से सेकंड नंबर की परत होती है, पहली तो समताप मंडल, दूसरी पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, एक ओजोन परत होती है समताप मंडल, उसमें एक ओजोन परत होती है, ठीक है, जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन की परत होती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये एक सुरक्षात्मक परत होती है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, इस परत में भी छेद हो गया, ठीक है, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो पृथ्वी तक धीरे धीरे आने लगी, ठीक। और इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की भी घटना बढ़ने लगी है, ठीक है। तो ओजोन परत का क्षरण किस तरीके से हो रहा है, देखिए इसका कारण क्या है। जो ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, यानी डिप्लीशन ऑफ, कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण के कारण प्रशीतन। प्रशीतन मतलब देखिए, हाँ, ओजोन क्षरण के कारण प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग, एरोसोल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स उत्पन्न होते हैं। जैसे एसी है, एयर कंडीशनर, ठीक है, या फ्रीज। फ्रिज तो सबके घर में होता ही है, एसी भी सभी के घर में होती है लगभग, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस होती है, यानी CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस किस किस में होती है, एसी, फ्रीज, एरोसोल, ठीक है। तो इनसे जो निकलने वाली गैस CFC है, उससे क्या होगा, ये वातावरण में जाएगी। जब वातावरण में जाएगी, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा और ये ओजोन डिप्लीशन में मदद करती है, ठीक है। यानी ओजोन क्षरण का कारण क्या है, मेन है CFC गैस, ठीक है। अब ओजोन क्षरण के परिणाम क्या हो सकते हैं, बहुत ही दुष्प्रभाव होते हैं। अगर ओजोन क्षरण हो जाए तो इसके परिणाम क्या है, जो यूवी रेस होती है उसमें वृद्धि हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर आएंगी, उसमें निरंतर वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो जो स्किन कैंसर है उसकी घटना होगी, ठीक है, और मोतियाबिंद भी हो सकता है, समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो यूवी रेस से क्या क्या नुकसान होगा, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और समुद्री जीवन को नुकसान हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब ओजोन संरक्षण के उपाय, यानी जो ओजोन परत है उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां हुआ था, कनाडा। तो इसमें एक प्रोटोकॉल रखा गया था कि CFC और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक समझौता हुआ कि CFC और ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग पर बैन लगाया जाए, ठीक है, जिससे ओजोन क्षरण को बचाया जा सके।
अब नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? औद्योगिक अपशिष्ट जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, इनमें रासायनिक अपशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल वेस्ट, भारी धातुएं यानी हैवी मेटल्स होते हैं, और प्लास्टिक शामिल है, जो वायु, जल और मृदा प्रदूषण में योगदान करते हैं। यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल क्या करता है? जैसे क्या क्या होते हैं? अपशिष्ट, केमिकल वेस्ट, हैवी मेटल्स, प्लास्टिक, ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन में योगदान करते हैं। ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट की विषाक्तता, टॉक्सिसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होती है? कई औद्योगिक अपशिष्ट खतरनाक होते हैं। जो उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही डेंजरस होता है और हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ पर एक हाई रिस्क बना हुआ है। ठीक है, यानी खतरा उत्पन्न कर सकता है। यानी फैक्ट्रियों की औद्योगिक अपशिष्ट की विषाक्तता से मतलब है कई औद्योगिक अपशिष्ट खतरनाक होते हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास क्या है? ये एक सतत विकास, विकास की वह अवधारणा है, विकास की वह अवधारणा है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी एक बात समझ लीजिए, क्या होती है सतत विकास? ये डेवलपमेंट की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ठीक है। तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करता है। ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं? अपशिष्ट के प्रकार। देखिए, जो अपशिष्ट होता है वो सॉलिड, लिक्विड और वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड और ई वेस्ट, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट जैसे घरेलू अपशिष्ट, जब घरों में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे फलों के छिलके वगैरह हैं, सब्जी के छिलके वगैरह हैं, ठीक है, या प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक की थैलियां हैं, ये सब क्या है? ठोस अपशिष्ट है। ठीक है। उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब क्या है? डेंजरस है। ठीक है। ये सभी अपशिष्ट के प्रकार है, ठोस अपशिष्ट। ठीक है। अब लिक्विड अपशिष्ट क्या होते हैं? लिक्विड वेस्ट, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में, या मलमूत्र वगैरह, ठीक है, या दूषित जल, ठीक है, सीवेज या कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित जल, ठीक, ये सब क्या है? लिक्विड वेस्ट होते हैं। ई वेस्ट, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होते हैं? ये सब ई वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनसे निकलने वाला जो कचरा होता है वो सब ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब अपशिष्ट निपटान विधियां,
यानी बेस्ट डिस्पोजल मेथड, किस तरीके से हम इन्हें वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, पहला है लैंडफिल्स, फिर रिसाइकल, फिर इन भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन, और खाद निर्माण यानी कंपोजिटिंग। ठीक है, यानी लैंडफिल, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण और खाद निर्माण। पुनर्चक्रण में क्या होता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ना फेंककर उसका दोबारा उपयोग किया जाए, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने में पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है पुनर्चक्रण से। भस्मीकरण यानी उसको क्या करें, उसे खत्म कर दें। ठीक है, या उसका जो कूड़ा कचरा है उससे खाद का निर्माण कर ले। ठीक है, जो जैविक खाद बन जाएगी तो और ज्यादा बढ़िया है, जैविक खाद से जैविक खेती में मदद मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन है, खतरनाक सामग्रियों का उचित संचालन, उपचार और निपटान, यानी जो बहुत ही डेंजरस होते हैं हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, उनका भी उचित तरीके से उपचार किया जाए और उसको डिस्पोज किया जाए। अब पर्यावरण कानून और विनियम, पर्यावरण कानून और विनियम क्या है, एनवायरमेंटल लॉस एंड रेगुलेशंस। पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या कहता है, पर्यावरण को प्रदूषण को बचाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यानी इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, यानी जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के लिए एक एक्ट बना था 1974 में। ठीक है, एक बोर्ड है सीपीसीबी, कौन सा, सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक निकायों की स्थापना के माध्यम से जल प्रदूषण को नियंत्रित करता है। यानी जो सीपीसीबी है ये क्या करता है, जल प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। ठीक है, एक और एक्ट है वायु प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण होने से बचाने के लिए अधिनियम 1981 में बना। ये क्या कहता है, उद्योगों से उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। यानी जो वायु अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसको नियंत्रित करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए पर्यावरण रसायन विज्ञान की कुछ पुस्तकों के बारे में यहाँ दे रखा है, देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, देखो एक पुस्तक आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि A.K. डे द्वारा लिखी गई है। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पर्यावरण रसायन विज्ञान, इसकी प्रक्रियाओं, प्रदूषक और नियंत्रण उपायों की स्पष्ट समझ प्रदान करती है। यानी ये बहुत ही अच्छी किताब है, जो कि पर्यावरण रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो ये A.K. डे पुस्तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसके लिए जे गिलन हेनली द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, ये भी एक अच्छी किताब है। बीके शर्मा द्वारा लिखी गई किताब पर्यावरण रसायन विज्ञान है, बीके शर्मा द्वारा पर्यावरण रसायन विज्ञान, ये भी अच्छी किताब है। यह पुस्तक पर्यावरण रसायन की
गहन व्याख्या प्रस्तुत करती है। इसमें आसान समझ के लिए विभिन्न केस स्टडी और व्यवहारिक उदाहरण शामिल है। ठीक है। एक और पुस्तक है R.M. हैरिसन, इनकी पुस्तक है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। एक और पुस्तक है P.K. अग्रवाल, ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट स्टडीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जो कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये किताब है P.K. अग्रवाल की। ठीक है। ये सभी किताबें जो हैं वो हमें BSc नर्सिंग में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को ले सकते हैं। स्टडी टिप्स, अध्ययनिक युक्तियां देखिए। प्रदूषकों के रसायन विज्ञान, उनके स्रोत और उनके पर्यावरण प्रभाव जैसी प्रमुख अवधारणाओं को समझना चाहिए। यानी जो अध्ययन युक्तियां हैं, स्टडी टिप्स, तो जो प्रदूषक के रसायन विज्ञान है, उनके स्रोत क्या हैं, ये पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है। बेहतर परीक्षा तैयारी के लिए पिछली प्रवेश परीक्षाओं या इस पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखिए, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। यानी क्या करेंगे, जो बेहतर परीक्षा है, मतलब अपनी अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या सैंपल पेपर्स हैं उनको लगाइए, उनका अभ्यास कीजिए, उसमें MCQ है उसको देखिए। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत मेन टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, ये सभी जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, BSc प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरणीय रसायन, जो कि एक BSc प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, तो इसके बारे में चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। अब आप इसे एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है। अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, जिससे आप प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।